आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन का मतलब हो गया वेक्टर एनालिसिस। सबसे पहले मोशन इन प्लेन को पढ़ने के लिए हम लोग को वेक्टर एनालिसिस अच्छे से आनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, और फिर उन वेक्टर्स का हम लोग मोशन में क्या यूज करेंगे। ये सारी चीजों को बेटा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, दैट इज वेक्टर एनालिसिस। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है। पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बेसिकली दो क्या तीन टाइप्स हो सकते हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा है टेंसर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये आप लोगों को पता होगा भाई। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसका कोई यूनिट हो, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। ठीक, तीन तरह की हो सकती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर क्वांटिटीज बेटा वो होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, but those quantities which have magnitude as well as direction, they are termed as vector quantities। तो फिर बात आई सर टेंसर क्वांटिटी क्या है भाई। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है, साथ साथ डायरेक्शन भी है, एंड दे डू नॉट फॉलो वेक्टर्स एडिशन लॉज। वेक्टर के एडिशन लॉज को ये फॉलो नहीं करता है। देखो, स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है, 2 + 3 5 होता है। लेकिन वेक्टर्स में ऐड करने के कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं जिनकी हम लोग अभी बात करेंगे, जैसे ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ, पॉलीगन्स लॉ, मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। ये 3-4 मेथड्स होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ ही साथ दे फॉलो वेक्टर्स एडिशन लॉस। मतलब ये वेक्टर के एडिशन लॉस को, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये, सो दे फॉलो वेक्टर्स एडिशन लॉस। वेक्टर के जितने भी एडिशन लॉज हैं ये उन सभी लॉज को फॉलो करता है। लेकिन टेंसर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर के एडिशन लॉज को फॉलो नहीं करता है। इतनी बात क्लियर है सबको। ठीक, अगर एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो आप लोग बताओ जरा, स्केलर क्वांटिटी का कोई एग्जांपल बताइए जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता हो। मास, भाई किसी चीज का मास बताना है, 2 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, क्या उसके लिए हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो मास कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर। डिस्टेंस को बताना है या लेंथ को बताना है, आपसे कहें बेटा इस पेन का लेंथ कितना है, दैट इज सिंपल लेंथ, क्या उस लेंथ को बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? नहीं। इसी तरीके से आपसे हम लोग पूछ सकते हैं वॉल्यूम किसी सब्सटेंस का, या इस कमरे का आपसे मैं कहूं बेटा वॉल्यूम बताइए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम के लिए भी हमको डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे हम कहें इस किसी सब्सटेंस की डेंसिटी बताइए, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो सब्सटेंस का मास अपॉन उसका वॉल्यूम, दोनों में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए डेंसिटी में भी डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं। ऐसे ही स्पीड हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप सोच सोच के लिख सकते हैं इसमें। क्लियर है? तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स फॉर स्केलर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स। तो इधर जगह नहीं, मैं इधर लिख रहा हूं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर्स के एग्जांपल जरा सोचिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने उस समय भी आप लोगों को बताया था, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए से बी जाना है तो ए से डायरेक्ट बी की तरफ जाएंगे तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही बेटा वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आपसे कहा जाए मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो स्केलर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है, बोलो भाई, इसलिए मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। आपसे कहा जाए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम तो स्केलर है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। तो वहां भी आप देखो एक्सेलरेशन जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऐसे ही फोर्स की बात कर सकते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर। तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कहने का मतलब इसमें भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग सोच सोच कर लिख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें टेंसर्स में, तो टेंसर्स में सोचो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर के एडिशन लॉज को फॉलो ना करे, जैसे टाइम। टाइम कैसी क्वांटिटी है, टेंसर। टाइम बोलो हमेशा किधर की तरफ बढ़ता है, आगे। कहा जाता है बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, समय कभी वापस नहीं आता, मतलब टाइम हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन टाइम को जब भी ऐड करना होता है हम सिंपल ऐड करते हैं, 1 घंटा प्लस 2 घंटा बराबर 3 घंटा। बोलो भाई, कहने मतलब सिंपली ऐड किया जाएगा, उसके लिए वेक्टर वेक्टर की कोई जरूरत हमको नहीं है। तो ये वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। तो टाइम कैसी क्वांटिटी हो गई, टेंसर। इसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेटा, क्या वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। सबने पढ़ रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन आएगा इधर तो करंट इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन करंट को भी अगर ऐड करना है 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 5 एम्पियर, वहां पर भी कोई रूल की जरूरत नहीं है। इसका मतलब करंट भी कैसी क्वांटिटी हो गई, टेंसर। ऐसे ही अगर अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आपको पढ़ाया जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शायद डायमेंशन वाले चैप्टर में आपने देखा हो, आई से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, जानते हो, आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। ठीक, इनर्शिया अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो इनर्शिया जो होता है बेटा वो भी टेंसर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही प्रेशर आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्रेशर भी टेंसर क्वांटिटी होती है, प्रेशर। और भी कुछ क्वांटिटीज हो सकती है, लेकिन टेंसर आउट ऑफ सिलेबस है, टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं है। तो जितनी भी क्वांटिटीज मैंने आपको टेंसर में बताई हैं, क्योंकि टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है तो इनको भी कहीं ना कहीं डालना होगा, तो इनको हम स्केलर में डाल दें। बात समझ में आई। जब तक आपके सिलेबस में टेंसर आ नहीं जाता, और वो आएगा जब आप बीएससी एमएससी में जाओगे तब आएगा, या बीटेक में आगे जब बढ़ोगे तब आएगा। ठीक, तो फिलहाल कहने का मतलब क्या है, टाइम, करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, ये सब कैसी क्वांटिटीज हो गई, आपसे अगर कभी पूछा जाएगा तो। बट रियलिटी की अगर बात करें तो दीज क्वांटिटीज आर टेंसर क्वांटिटी। बट क्योंकि इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है एडिशन वाला, इसलिए हम लोग इसको, और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको स्केलर में स्टडी कर लेते हैं। तो क्या आपको यह समझ में आ गया कि स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं? इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बेटा रिप्रेजेंटेशन में आते हैं कि अगर ऐसी कोई क्वांटिटी है देन हाउ विल वी रिप्रेजेंट। दैट मींस वी आर गोइंग टू स्टडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन देखो क्या है भाई। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो टेल ऑफ वेक्टर कहलाता है, एंडिंग पॉइंट जो है वो हेड ऑफ वेक्टर कहलाता है। अगर ये ए वेक्टर है तो लिखने का तरीका आप ए लिखिए और ऊपर एक वेक्टर का ऐसा साइन बना दीजिए। ठीक, वेक्टर का ये साइन होता है हमेशा राइट साइड में होता है, क्लियर। सो ये टेल है, ये हेड है, और ये होता है हमारा ए
वेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें केवल और केवल दो चीजें होंगी। सबसे पहला क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज इसमें क्या होगी? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इस एरो की लंबाई, लेंथ ऑफ द एरो, यानी इस एरो की ये लेंथ ऑफ द एरो। उसको केवल ए लिख सकते हैं हम लोग, या फिर उसको हम लोग मॉड ऑफ ए वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? फिर आता है डायरेक्शन। देखो जैसे मान लो इसका तुमने लेंथ मेजर किया और वो लेंथ आया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो यू विल राइट इट ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सिंपल बात समझ में आ रही है? ठीक। डायरेक्शन का मतलब क्या है? दिस एंगल थीटा विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो डायरेक्शन का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का बोलो पॉजिटिव डायरेक्शन यही है। यहां से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है थीटा, इसी एंगल थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्शन। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करोगे, ये पॉइंट हेड है, सॉरी टेल है, ये हेड है। ए वेक्टर लिखने का तरीका दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब एंगल और मैग्नीट्यूड का मतलब ए या मॉड ऑफ ए। वो जो मॉड लिखा हुआ है उसको मॉडुलस भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का सिंपल मतलब होता है लेंथ ऑफ द एरो। सिंपल मतलब क्या है? लेंथ ऑफ एरो, एरो की लंबाई। और वो एरो की लंबाई फिर सेंटीमीटर मीटर में कुछ ना कुछ होगी। ठीक, उसको हम लोग जो भी होगा एज इट इज लिख देंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका यही है। इज दिस क्लियर? ठीक। अब आते हैं वेक्टर के टाइप्स में कि भाई कितने तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं वेक्टर्स के हमारे पास। टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला बेटा वेक्टर का टाइप है इक्वल वेक्टर्स। सबसे पहला टाइप क्या है? इक्वल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? इक्वल। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, चेक करो दोनों का लेंथ सेम लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। दो ही चीज होती है, अगर दोनों सेम है तो इनको हम बोलेंगे दे आर इक्वल वेक्टर्स। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स को हम इस तरीके से इक्वल लिख सकते हैं। दूसरा होता है निगेटिव वेक्टर, और वी कैन से अपोजिट वेक्टर। निगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स वी कैन राइट लाइक दिस। और इसका मतलब क्या है जरा देखो, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? निगेटिव और। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ, मतलब किसी भी वेक्टर में अगर हमने माइनस लगाया तो मतलब उसका डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो गया। क्या ये पॉइंट बेटा क्लियर है? तो ये दो वेक्टर्स हो गए, इक्वल वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स। अब आगे की बात करते हैं। कोलीनियर वेक्टर्स। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन में। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन में है, मतलब ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर सेम लाइन में है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? कोलीनियर वेक्टर्स। ऐसे ही बेटा अगला है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में हो। अब मैटर ये सर प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब हो गया कोई भी प्लेन सरफेस। अगर हम लोग इस डिजिटल बोर्ड को देखें तो ये बोर्ड भी देखो एक प्लेन बोर्ड है, प्लेन सरफेस है।
वो पीछे बोर्ड है, वो भी प्लेन बोर्ड है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पूरा जो बोर्ड है, ये जो पूरा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स वाई प्लेन। तो ये हो गया बेटा एक्स वाई प्लेन। अगर हम लोग इस सामने वाली दीवार की बात करें तो जरा सोचो, ये वाई है और ये जेड है, बोलो यार, ये एक्स ये वाई, तो ये क्या होगा? जेड। तो ये दीवार कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। जिस जमीन पर आप बैठे हैं ये भी बोलो प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। इज दिस क्लियर? तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये बोलो ये एक्स जेड प्लेन है और ये पूरा स्पेस वाई जेड प्लेन है। तो कहने का मतलब बेटा क्या हुआ, किसी भी एक प्लेन में कितनी एक्सिस होती हैं? किसी भी एक प्लेन में कितनी होती है? एक्स और वाई। यहां पर कौन कौन है? एक्स और जेड। यहां पर कौन कौन है? वाई और जेड। तो किसी भी एक प्लेन में कितनी एक्सिस होंगी? तो 3 नहीं हो सकती। 3 एक्सिस होगा तो वो 3D हो गया, और अगर 3D हो गया तो फिर प्लेन कहां रह गया? बोलो यार। तो किसी भी एक प्लेन में कितने होंगे? 2 एक्सिस होंगे। तो प्लेन तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब वेक्टर्स की बात करते हैं। इस डिजिटल बोर्ड पर जितने भी वेक्टर्स मैंने अभी तक बनाए हैं ये सब इसी प्लेन में है। सो दे ऑल आर कोप्लेनर। अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं, जैसे यहां पर ये वेक्टर है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, इधर कुछ भी बना दे, दीज ऑल वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इस पूरे डिजिटल बोर्ड पे जितने भी वेक्टर मैं बना सकता हूं वो सब क्या है? कोप्लेनर है। क्लियर? अगर एक वेक्टर मान लो ऐसा है, एक ऐसा है, और दूसरा वेक्टर ये है, बाहर निकाल दिया हमने ऐसा। अब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? लग रहा है कि नॉन कोप्लेनर है क्योंकि बाहर निकल आया, लेकिन है ये कोप्लेनर। कोई भी 2 वेक्टर्स जो होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर्स हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। अगर हम लोग देखें, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, जब तक ये बोर्ड में था तब तक तो आपको लगा प्लेन में है। बोले यार, अगर एक ऐसे बाहर निकाल दें तो अब आपको लग रहा है सर ये प्लेन में नहीं है। लेकिन क्यों बेटा? अगर एक पेपर ले लें और ऐसे पेपर रख दें तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, क्या ये उसी पेपर पे है? क्या ये दोनों ऐसे हैं? देखो, ऐसे देखने में लग रहा था बाहर निकला है, लेकिन है तो एक पेपर पे ना। और अगर एक पेपर पर है दोनों, तो दोनों कैसे हुए? कोप्लेनर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 वेक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं? कोप्लेनर। दैट मीन्स we have a point. 2 vectors are always coplanar. 2 vectors are always coplanar. 2 वेक्टर्स हैं तो हमें कुछ सोचना नहीं है, हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर। लेकिन अगर 3 है तो अब सोचना पड़ेगा भाई। एक मान लो ऐसा है, एक ऐसा है या ऐसा है, ठीक, और तीसरा मान लो बाहर निकला है, तो अब वो कोप्लेनर। अगर 3 है तो फिर देखना पड़ेगा भाई, तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए ना। 2 सेम प्लेन में और एक बाहर निकल आए तो अब वो कोप्लेनर नहीं है। इज दिस क्लियर? तो कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट क्या आप लोग को समझ में आ गया है? ठीक। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में हैं उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे ही 5वां टाइप होता है बेटा कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम पॉइंट से पास हो, डायरेक्शन कुछ भी हो चेक करो, दीज आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स।
नेक्स्ट है को टर्मिनस वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो, ये those vectors which have same ending point, terminating point, same terminal जिनका हो, उनको क्या बोलते हैं? को टर्मिनस या को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्री वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो कि फ्री टू मूव हैं, all those vectors which can be moved freely without changing their magnitude and अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप चेंज ना करो और वेक्टर यहां था इसको खिसका के यहां हम रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर्स। यहां से हटाया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? मैग्नीट्यूड और, क्योंकि जैसे ही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हुआ बोलो वेक्टर चेंज हो गया, वेक्टर तुरंत बदल जाएगा अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हम ना करें, प्लेन चेंज करते रहे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ले आए हम, तो ऐसे में दीज वेक्टर्स विल बी फ्री वेक्टर्स। सो दोज वेक्टर्स विच आर फ्री टू मूव। ठीक है? ऐसे ही कुछ वेक्टर्स होते हैं बेटा जिनको एक्सियल वेक्टर कहा जाता है। एक्सियल वेक्टर्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट लगते हैं। जैसे अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर अगर हम लोग कील डालकर फिक्स करते हैं तो ये पॉइंट फिक्स हो गया। ठीक, अब यहां पर अगर आपने कोई एक फोर्स लगाया तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हो गया फोर्स। तो ऐसे में इस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इट विल ट्राई टू रोटेट। करेगा नहीं करेगा बात की बात है, लेकिन रोटेट करने की कोशिश करेगा। बोलो, अगर इस पॉइंट पर कील डालकर इसको दीवार में ठोक दें, फिक्स कर दें और ऐसा फोर्स लगाओ तो ये घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क जो होता है, दैट टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर। टॉर्क को ही मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। फॉर्मूला छोड़ो, बाद में पढ़ाएंगे जब आएगा अभी सिलेबस में। इसी को टॉर्क बोलते हैं और मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं TAU, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? तो ऐसे वेक्टर्स जो किसी पॉइंट के अबाउट लगते हो या किसी एक्सिस के अबाउट लगते हो, ये जनरली रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्सियल वेक्टर्स एक्ट अलोंग एनी एक्सिस और एनी पॉइंट। जनरली दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जो क्वांटिटीज आती हैं, जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ऐसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वहां पर एक्सियल वेक्टर्स पढ़ते हैं। जब भी आगे आएगा रोटेशन तब आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अगला देखिए, जीरो वेक्टर। नाम से क्लियर है, ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0। सो एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड। आर्बिट्रेरी मतलब नॉट फिक्स्ड। तो ये कोई भी ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। ठीक, जैसे ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 0। किधर की तरफ है इसका डायरेक्शन नहीं पता, कहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। फिर अगला आता है यूनिट वेक्टर। देखो अभी तक जितने थे ना वो नाम से सब क्लियर थे। अब ये है पहला जो काम का वेक्टर है जिसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है क्लास 12th और आगे तक। ठीक,
यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट एंड सर्टेन डायरेक्शन, मतलब फिक्स डायरेक्शन होगा। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, एक कोई सर्टेन फिक्स डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। क्लियर? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? देखो भाई, किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए वेक्टर, यही तो था रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसका अपना कुछ ना कुछ लेंथ होगा। लेट अस सपोज इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर। भाई स्केल से आपने इसको बनाया है, 15 सेंटीमीटर, 17, 18 कुछ तो होगा ना। लेट अस सपोज ये 15 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर का है। अब अगर हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी की डायरेक्शन में 1 यूनिट का एक वेक्टर बना देंगे। बोलो यार, इसी की डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर बना देंगे और उसको लिखने का तरीका क्या है? ए कैप। ए कैप। तो आप फॉर्मूला देखो, ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर में अगर उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें बेटा, तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम यूनिट वेक्टर। तो सोचो, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 17 यूनिट, ए वेक्टर की लेंथ कितनी थी? 17 यूनिट्स, और तुमने उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मतलब 17 से डिवाइड भी कर दिया, तो 17/17 15 था, तो 15 से डिवाइड किया तो 15/15 1। कहने का मतलब किसी भी वेक्टर में अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें, तो बोलो मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? 1। सो दैट वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब सर इसका काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम होता है टू प्रोवाइड डायरेक्शन। टू प्रोवाइड डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर। मैं आपसे कहूं भाई, इसका लेंथ था 17, ठीक। अभी ये जो ग्रीन वाला बनाया इसका लेंथ कितना है? 1। मैं आपसे कहूं बेटा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में 12 यूनिट का कोई वेक्टर बताओ। अब इसका तो है 1 यूनिट और इसका है 17 यूनिट। देखो 17 वाले में हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? इसका 1 है, इसमें 12 मल्टीप्लाई करो। बोलो यार, मैं आपसे कहूं ए वेक्टर की डायरेक्शन में 12 यूनिट का वेक्टर बताओ, तो आंसर होना चाहिए सर 12 ए कैप। सोचो 12 ए कैप, तो ये 12 यूनिट का हो गया। बोलो इसकी लंबाई कितनी है? और जब 12 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 का, तो बोलो कितना बना? 12 यूनिट। इज दिस क्लियर? तो इसका काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ यूनिट वेक्टर? टू प्रोवाइड डायरेक्शन, प्रोवाइड करना। क्लियर है? इसी में एक कैटेगरी और है यूनिट वेक्टर का ही, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का बेटा मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसे यूनिट वेक्टर्स जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? तो ऐसी डायरेक्शंस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हो, क्या वो एक्स वाई जेड है? भाई जेड ऐसे होता बाहर, ये बाहर निकाल नहीं सकते इसको हम, तो हमने ऐसे भाई दिखा दिया। क्लियर है? ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अगर एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट के वेक्टर की बात किया जाए, केवल 1 यूनिट का, तो वो होता है आई कैप। ठीक। वाई डायरेक्शन में बिल्कुल इसी तरीके से होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो दीज आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। दे रिप्रेजेंट्स एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट का कोई वेक्टर बताइए, 3 आई कैप। वाई डायरेक्शन में 10 यूनिट का बताइए, 10 जे कैप। जेड डायरेक्शन में 4 यूनिट का बताइए, 4 के कैप। सिंपली हम लोग इस तरीके से बोलो
डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, नेक्स्ट है 12 हो गया था, 13th है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन रिप्रेजेंट करे। अब ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अगर ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 2,3, कोऑर्डिनेट कितने 2,3। बोलो मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट वगैरह, है ना? तो अगर मैं इससे कोई वेक्टर बनाऊं तो क्या वो वेक्टर ये होगा? मतलब ओरिजिन को पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर, जो किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। दैट मींस अ वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट इज नोन एज। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से समझ रहे हो या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोलो, अगर ये 2,3 है तो ये 2 है बेटा, और ये क्या है? ये डिस्टेंस 3 के बराबर है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बताइए, ये वेक्टर बताओ, ये वेक्टर की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कौन सी है, तो क्या ये 2i कैप है? बोलो यार, क्या ये 2i कैप है? और इसी डायरेक्शन में, अगर z डायरेक्शन में, सॉरी y डायरेक्शन में मैं आपसे कहूं ये वाला वेक्टर बताओ भाई, तो दिस विल बी 3। तो बेटा ये हो गया 2i कैप, ये हो गया 3j कैप। अभी जस्ट मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका, मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर, जिसमें एक मेथड है बहुत सिंपल, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ कहता है कि अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, दोनों को जोड़ना है। बहुत सिंपल तरीका है, स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से जोड़ दो, बस। ठीक, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, जोड़ेंगे, यही आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका मतलब होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सिंपल एडिशन। ठीक, यहां पर जरा चेक करो, ये 2i कैप प्लस 3j कैप अगर करना है तो बोलो इनिशियल को फाइनल से जोड़ देंगे। इसका मतलब ये जो है ये इसका और इसका सम है। बोलो यार, तो ये वाला जो वेक्टर जो येलो कलर से हम लोगों ने बनाया था, क्या ये वेक्टर को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप? तो यहां से पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट बेटा आ जाता है कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3 तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z, बोलो, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या ओपी वेक्टर होगा? ओरिजिन को पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर। और उसको अगर मैं लिखूं तो क्या वो xi कैप ऐसा लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी वेक्टर को बेटा i कैप, j कैप, k कैप के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। अभी तक जितने भी वेक्टर्स हम लोगों ने बनाए थे, सोचो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं उनको। तो हम हर एक वेक्टर को हम i कैप, j कैप और k कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर किसी जनरल वेक्टर की मैं बात करूं, मान लो कोई a वेक्टर है, तो दैट कैन बी रिटन एज ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया क्या? जिसमें ax, ay और az उनका x, y और z कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो चाहे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखो चाहे इसके फॉर्म। तो जो आपने कोऑर्डिनेट मैथ्स पढ़ी थी अभी तक, कोऑर्डिनेट मैथ्स, उसी का एक ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? वेक्टर। वेक्टर भाई, चाहे आप पॉइंट्स के रूप में बोलो चाहे आप वेक्टर के रूप में बोलो, बात एक ही है। अगर मैं बोल रहा हूं कोई वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब उसका पॉइंट क्या है? 3,4। तो तुम चाहे पॉइंट के रूप में सोचो चाहे तुम वेक्टर के फॉर्म में सोचो, बात एक ही है। इज दिस क्लियर? अभी आगे आप लोग मैथ्स में एक और पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पढ़ लिया? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो सिमिलर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग
कोऑर्डिनेट, वेक्टर एंड कॉम्प्लेक्स। ये तीनों तरीके हैं, बस चाहे ऐसे पढ़ो, चाहे ऐसे पढ़ो, चाहे ऐसे पढ़ो, बस उनको मैच कराने की जरूरत है। आप लोगों ने जो भी कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा x प्लस आई वाई, अब वो भी x और y कोऑर्डिनेट है, उसमें एक रियल एक्सिस होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो काफी हद तक जब आप देखेंगे चीजें मिलती जुलती आपको समझ में आएंगी, इसमें भी, उसमें भी और उसमें भी, कोऑर्डिनेट में इसमें और कॉम्प्लेक्स वाले में एक जैसा है। फिलहाल पोजीशन वेक्टर समझ में आया? किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलो, बता सकते हैं। अगर पॉइंट है 2, 3, -4, तो पोजीशन वेक्टर बोलो क्या होगा? यस। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब यह है कि एक पॉइंट ये है 2, 3, एक पॉइंट ये है 5, 6, ठीक, 2, 3 है, ये 5, 6 है। एक कोई पार्टिकल है वो ए से बी गया, तो डिस्प्लेसमेंट बोलो ए बी है ना? वही ए बी हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर कितना है। व्हाट इज ए बी वेक्टर? तो उसको निकालने के लिए तरीका बेटा क्या है? पहले आप इस ए वेक्टर का आप पोजीशन वेक्टर लिखो, ओ ए वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखो, ओ बी वेक्टर। और जरा सोचिएगा क्या यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? ए बी वेक्टर। अगर मैं आपसे ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं, जो अभी पीछे ट्रायंगल्स लॉ हमने हल्का सा समझाया था, उस लॉ के हिसाब से अगर देखें तो जरा सोचो बेटा, एक ये ओ ए वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है और ये ओ बी वेक्टर है। देखो किन्हीं दो को जोड़ने पे तीसरा आता है। जैसे इसके पहले वाले में देखो, ये था ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसको और इसको जब जोड़ा तो ये आया, फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिला दिया। क्लियर? अब आप लोग यहां पर देख के मुझे बताओ कौन से दो वेक्टर्स को जोड़ा है और कौन सा आया है? ओ ए प्लस ए बी बराबर फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। पक्की बात है? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर, तो ए बी वेक्टर कितना आएगा? दैट विल बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्लियर? अब सोचो ओ बी वेक्टर जो है, क्या हमको उसका वेक्टर फॉर्म पता है? भाई पॉइंट है 5, 6, तो वेक्टर में क्या लिखेंगे? माइनस ओ ए बेटा दोनों को सेपरेट करो, 5 - 2, देखो आई वाला आई से सेपरेट होगा, ठीक? तो 5 - 2 और 6 - 3, माइनस है ना भाई, 6 - 3 कितना होगा? 3j का है, तो 3i कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इज दिस क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये वाला मेथड आपको समझ में आया? ये इस मेथड को, यानी कि ए बी वेक्टर अगर हमें कभी भी निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देखो ये ओ बी किसका पोजीशन वेक्टर था? बी का। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इज दिस क्लियर? मैं आपसे कहूं बी ए वेक्टर बताओ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। मैं आपसे कहूं पी क्यू वेक्टर बताओ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, क्योंकि पी क्यू पूछा था। देखो जब ए बी था तो पहले बी का है माइनस ए का है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर पी क्यू पूछ रहे हैं तो पहले क्यू का माइनस पी का। ठीक है? तो इस तरीके से बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेक्टर्स। लगभग 14 टाइप्स हमने बताए हैं, खींचने को भी 20 टाइप तक मैं पहुंचा सकता हूं। ठीक है, लेकिन जाने दो, बहुत ज्यादा अभी पीएचडी पहले दिन हमको नहीं करनी है। अब है वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका, यानी मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर।
सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका, जिसमें सबसे पहला तरीका है ट्रायंगल्स लॉ। सबसे पहला तरीका क्या है? ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर्स को जोड़ने का ट्रायंगल्स लॉ। ठीक, अब देखो इसके पहले अभी जब मैं स्केलर वेक्टर और टेंसर की बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि जो वेक्टर होता है उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो करता है, तो वो लॉ यही है ट्रायंगल्स लॉ। अगर ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वेक्टर है, नहीं कर रहा तो टेंसर है। क्लियर है? फिलहाल ट्रायंगल्स लॉ सिंपली कहता है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हमें दोनों को ऐड करना है, तो तरीका ये है कि बी के टेल को, ये बी का टेल है, बोलो, बी के टेल को ज्वाइन करो ए के हेड से। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, चेक करिए क्या ये ऐसा बन जाएगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। नाउ द लाइन ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। यही रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसका मतलब है बेटा ए वेक्टर प्लस, तो लैंग्वेज में क्या लिखोगे? इफ द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इज ज्वाइंड टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर विल बी द, इज दिस क्लियर? लिख लेंगे, लैंग्वेज किताबों में लिखा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, बी वेक्टर के टेल को ए के हेड पर अगर ज्वाइन कर दें तो ए के टेल को बी के हेड से मिलाने वाला वेक्टर ही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक, सिंपल है, कोई सा भी। जैसे इसके पहले था अभी कि भाई ये हमारा ए वेक्टर था, ओ ए वेक्टर, और ये हमारा ए बी वेक्टर। अब हमसे कहा गया रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट का तरीका फिर से वही है, क्या? फर्स्ट पॉइंट को लास्ट से जोड़। ठीक, तो यहां पर अगर ये ए है, ये बी है, तो ये हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट, जिसका मतलब क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पक्की बात है? ये होता है आपका बेटा ट्रायंगल्स लॉ। इसी में अगर दो की जगह तीन वेक्टर्स हो जाए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तीन तीन वेक्टर्स हो गए। अब क्या करेंगे? बी के टेल को ए के हेड पर, तो सी का टेल बी के हेड पर। तो ये देखो ऐसा बनेगा कुछ, ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और ये आपका सी वेक्टर। अब बोलो रिजल्टेंट क्या होगा? सही है, दिस विल बी आर वेक्टर। तो इस बार क्या फॉर्म हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। बोलो यार, इस बार क्या फॉर्म हो गया? पिछली बार ट्रायंगल था तो नाम था ट्रायंगल्स लॉ, तो अब इसका नाम हम रख दें क्वाड्रिलेटरल्स लॉ। और अगर तीन की जगह चार वेक्टर्स हो, ये भी है डी वेक्टर, तो अब पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, और बोलो चौथा वेक्टर। तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा? तो पेंटागन बन गया, तो पेंटागन्स लॉ। ऐसे हेक्सागन्स लॉ, हेप्टागन्स लॉ, ऑक्टागन्स लॉ। तो इसको एक जनरल फॉर्म में हम लोग नाम क्या रखते हैं? पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को जोड़ने के लिए पॉलीगन्स। मान लो पांचवा वेक्टर भी होता तो वो ई वेक्टर हो जाता है ऐसा। ठीक, अब बोलो रिजल्टेंट बेटा कितना है? दैट इज दिस। तो वेक्टर्स में चेक करो, वेक्टर्स में ये पॉसिबल है, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और जो रिजल्टेंट आया वो भी 6 सेंटीमीटर। बोलो यार, वेक्टर में ये पॉसिबल है 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 बराबर 6। वेक्टर में ये पॉसिबल है कि इवन छोटा भी हो सकता है ये वाला वेक्टर यहां तक आता है तो केवल इतना ही बनता रिजल्टेंट। बोलो यार, कहने का मतलब वेक्टर में कुछ भी पॉसिबल है। जैसे होता है ना 2 + 3 हमेशा 5 नहीं होगा, तो कब नहीं होगा? जब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं।
2+3 4 भी हो सकता है, तब जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तब। ठीक, फिलहाल अगर आपसे कहा जाए ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है। अब जहां से शुरू किया घूम फिर कर वहीं पहुंच गए, तो ऐसे में बेटा रिजल्टेंट होता है 0। तो कोई ऐसा वेक्टर है, ये वेक्टर है और तीसरा ये है, रिजल्टेंट इज 0। कहने का मतलब क्या है, वेक्टर्स को ऐड करने पर अगर एक क्लोज्ड कर्व बन जाए, क्लोज कर्व मतलब जहां से शुरू किया घूम फिर कर वहीं आ गए हम, तो ऐसे में रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीगन्स लॉ। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी पैरेललोग्राम्स लॉ एंड मेथड ऑफ कंपोनेंट्स।